सेल्फ हर्षिका। तो हमने लास्ट वीडियो में पेपर नंबर 1 का यूनिट नंबर 3 कंप्लीट किया था। अब हम आते हैं यूनिट नंबर 4 पे। तो इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। यूनिट नंबर 4 का नाम है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन, जिसमें हमें 5 टॉपिक कवर करने हैं। तो हम एक एक करके हर सब टॉपिक को समझते चलेंगे। सबसे पहले हम आते हैं 4.1 पे, जो है अर्ली कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन, जिसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन बच्चे की किसी भी छोटी एज में अर्ली यानी कि जल्दी, तो बच्चे का जल्दी हमें किसी भी माइलस्टोन के बारे में पता चल रहा है, उसको हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर अच्छे से एक्सप्लेनेशन लेके चलेंगे। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन रेफर्स टू पेरेंट्स, एजुकेटर, हेल्थ प्रोफेशनल और अदर एडल्ट्स एबिलिटी to recognize developmental milestones in children and to understand the value of early intervention। अब इस डेफिनेशन में हमें क्या बताया गया है कि जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन है ये किसी भी प्रोफेशनल के थ्रू भी किया जा सकता है, पेरेंट्स के थ्रू भी किया जा सकता है, सिबलिंग्स भी कर सकते हैं, कोई और फैमिली मेम्बर भी कर सकता है, जनरल टीचर भी कर सकता है। और क्या ये अर्ली आइडेंटिफिकेशन इन लोगों की एबिलिटी होती है बच्चे का माइलस्टोन पता लगाना। माइलस्टोन क्या होता है? बच्चे की ग्रोथ में जो रुकावटें पैदा कर रहा है। यानी कि अब बच्चा सपोज छोटा है, फर्स्ट क्लास में है, तो टीचर ने उसे बताया, टीचर ने उसे ऑब्जर्व किया, तो पता चला कि जो बाकी बच्चों के अंदर एबिलिटीज़ होती हैं फर्स्ट क्लास के, वो इसमें नहीं है। यानी कि उसको कोई दिक्कत है, क्या पता उसे कोई कंडीशन हो, डिसलेक्सिया हो, डिसकैल्कुलिया हो, या फिर कोई और लर्निंग डिसेबिलिटी हो, या फिर क्या पता उसकी विजन में प्रॉब्लम हो, हियरिंग में प्रॉब्लम हो, जो घर पे ना पता लग पा रहा हो। तो इन्हीं चीज़ों को आइडेंटिफाई करने को बच्चे की छोटी उम्र में जितनी जल्दी हम आइडेंटिफाई करेंगे उतनी जल्दी उसको सही करने के लिए या फिर इम्प्रूव करने के लिए स्टेप्स ले सकेंगे ना। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन ही इस चीज़ को कहते हैं कि बच्चे की छोटी एज में हम उसके माइलस्टोन्स का पता कर ले। तो अब हम आगे चलते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना। ये यहाँ से यहाँ तक की अगर एग्जाम में अर्ली आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन आता है तो आपको यही वाली डेफिनेशन ये वाली डेफिनेशन आप लिख सकते हो। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, देयर आर नंबर ऑफ रीजन्स फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन, कि हमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्यों करना चाहिए। वाई देयर इज नीड टू डू अर्ली आइडेंटिफिकेशन। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन लीड्स टू अर्ली इंटरवेंशन। इंटरवेंशन क्या होता है कि हमें पता चल गया बच्चे की कमी है, तो उसको सही करने के लिए हमने क्या क्या स्टेप्स लिए। समझ के बाद जैसे हमें पता चला बच्चे की आइज़ वीक हैं, बच्चा लास्ट बेंच पे बैठा था, उसे नहीं दिख रहा था, वो अपने बैचमेट की या फिर जो उसके साइड में बच्चा बैठा था, आगे बच्चा बैठा था, उससे देख देख के लिख रहा था। ये चीज़ हमें कैसे पता चली? जब बच्चा स्कूल में गया तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन हमने किया कि बच्चे को उसकी विजन में दिक्कत है। उसके बाद हमने अर्ली इंटरवेंशन में क्या किया, उसको प्रोवाइड किए ग्लासेस, चश्मा, या फिर उसको आंखें चेक करा के जो भी उसको प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए हमने अपना ट्राई किया। तो हमने क्या किया, ये अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा तभी तो अर्ली इंटरवेंशन हो पाएगा, इसलिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी होता है ताकि हम अर्ली इंटरवेंशन कर सकें, विच इज़ कंसिडर्ड एसेंशियल इन रेमेडिएशन। रेमेडी पता है ना, किसी भी चीज़ के लिए सॉल्यूशन को हम रेमेडी कहते हैं। नेक्स्ट, चिल्ड्रन हैव नॉट येट फेस्ड एकेडमिक फेलियर, देयरफॉर इट बिकम्स ईजियर टू वर्क विद दैम एज दे स्टिल रिटेन देयर मोटिवेशन टू लर्न। अब देखो बच्चा छोटा है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन यानी बच्चे की छोटी एज में हमने आइडेंटिफाई करना बच्चे को क्या दिक्कत है। तो अब तक उसने एकेडमिक फेलियर नहीं देखा है, बच्चे ने भी एडमिशन लिया है फर्स्ट क्लास में, सेकेंड क्लास में, उसको क्या मालूम कि मैं बहुत पीछे हूँ, वो खुद की कमी को नहीं पहचान सकता ना। तो इसलिए अभी उसने एकेडमिक फेलियर नहीं देखा है, वो डरा हुआ नहीं है, उसको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस भी है। तो इसीलिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी होता है बच्चे को मोटिवेट करने। मोटिवेशन तो है बच्चे के पास पहले से उसको इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि अभी उसको अपनी कमियां नहीं पता, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन नहीं हुआ हुआ, अभी वो अपने आप को सुपीरियर, अपने आप को बिल्कुल सही समझता है। तो अगर हम उसी टाइम पर उस पर वर्क करने लग जाएंगे तो वो अपना भी बेस्ट दे पाएगा। नेक्स्ट, एट दैट यंग and age they have not yet developed the compensatory strategies which will later form the barriers in the remedial process। अब आपको पता होगा कुछ लोगों को दिक्कत होती है, कोई भी दिक्कत है सपोज, तो उसको ठीक करने की बजाय उसका कोई और तरीका निकाल लेते हैं जो कि गलत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे किसी को चलने में दिक्कत है
तो उसको थेरेपीज लेनी चाहिए, योगा करनी चाहिए, लेकिन इसकी जगह वो रॉड का सहारा लेके चलना शुरू कर देंगे कि ठीक है मेरा काम तो चल ही रहा है, मैं चल ऐसे करके स्ट्रेस तो चढ़ ही लूँगा, जो गलत है। इसलिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है ताकि बच्चे को जो दिक्कत है उस पर हम वर्क कर सकें, क्योंकि अभी उसने उस दिक्कत के साथ कोई और टेक्निक नहीं अपनाई। अब जिसने रॉड के सहारे चलना सीख लिया, हम उसको बिना उसके चलाने में बहुत दिक्कत होगी हमें, वो कहेगा मैं रोड के सहारे चल तो सकता हूँ, मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ, मैं क्यों इतना दर्द सहूँ। तो इसलिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी होता है ताकि वो एक कंपेंसेटरी स्ट्रैटेजी डेवलप होने से पहले बच्चे के लिए हम वर्क कर सकें। नेक्स्ट, research has shown that children with received assessment and remedial services at their younger age were better able to cope with their disability, had a better prognosis than those who received help later. ये एक रिसर्च के द्वारा भी पता चला है, जिन बच्चों को उनकी डिसेबिलिटी या फिर कंडीशन को कोप अप करने के लिए जल्दी रेमेडी प्रोवाइड की जाती है, जल्दी टूल्स या फिर कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, वो जल्दी अपनी कंडीशन से कोप अप कर लेते हैं। ऑफ कोर्स सी बात है, अगर एक बच्चा छोटा, मतलब दोनों बच्चे इक्वल हैं, एक बच्चे को सारी सुविधा मिल रही है उसके डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसको एडेप्टिव डिवाइस मिल रहा है, असिस्टिव डिवाइस मिल रहा है, तो वो ग्रो करेगा। बट अगर ये बच्चा है, ये इसकी उम्र तो बढ़ रही है बट इसकी डिसेबिलिटी को लेके कोई काम नहीं कर रहा है, तो फिर ऑफकोर्स वो इस वाले बच्चे से पीछे रह जाएगा। तो इसी के साथ हमारा 4.1 ख़त्म होता है, जिसमें हमने सीखा अर्ली आइडेंटिफिकेशन के बारे में एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन। समझ आ गया डेफिनेशन और इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन, दैट वाई अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, इज़ नेसेसरी, इज़ यूजफुल, ये हमने पढ़ा। तो हम आएंगे 4.2 पे, जो है स्क्रीनिंग एंड रेफरल। दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, दोनों को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले आता है स्क्रीनिंग। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो स्क्रीनिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट टू आइडेंटिफाई डिलेज इन डेवलपमेंट दैट में इंडिकेट द नीड ऑफ द फर्दर इवेल्युएशन। मतलब कि स्क्रीनिंग एक स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट होता है, यानी कि एक टेस्ट जो प्रोफेशनल द्वारा बनाया जाता है बच्चे को एग्जामिन करने के लिए कि उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी या फिर कोई अलग कंडीशन तो नहीं है। अगर है तो उसमें हमें आगे किस तरह से वर्क करना है, और अगर नहीं है तो वो किस वजह से लैक है, या फिर किस वजह से हमें क्या क्या चेंजेस सिलेबस में या फिर सराउंडिंग्स में या फिर टीचिंग टेक्निक्स में करने की ज़रूरत है। अब ये था बेसिक डेफिनेशन स्क्रीनिंग के बारे में, आप पढ़ लेना। अगर पेपर में आए व्हाट इज स्क्रीनिंग तो आप ये वाली डेफिनेशन लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं स्क्रीनिंग के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये टर्म आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो स्क्रीनिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द असेसमेंट प्रोसेस। आप किसी भी बच्चे को असेस करोगे तो उसमें स्क्रीनिंग पहला प्रोसेस होता है, क्योंकि स्क्रीनिंग से आपको पता चलता है कि बच्चे पे कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, फिर बच्चे की कोई अलग कंडीशन तो नहीं है। ये आइडेंटिफाई किससे होता है? स्क्रीनिंग से होता है। इट इज़ एज फास्ट एफिशिएंट वे टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु मे हैव डिसेबिलिटी और शुड अंडरगो फर्दर टेस्टिंग। ये जल्द से ये एक क्विक टेस्ट होता है जो बताता है कि बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है या फिर उसे फर्दर टेस्टिंग की ज़रूरत है या नहीं है। स्क्रीनिंग करके ये पता चल जाता है कि हाँ बच्चे की कुछ अलग कंडीशन है। अब उस कंडीशन को 100% आइडेंटिफाई करने के लिए हमें फर्दर टेस्ट करने की ज़रूरत है। और यही दूसरी साइड स्क्रीनिंग से ये भी पता चल जाता है कि बच्चा नॉर्मल है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है उसको फर्दर टेस्ट करने की, बस थोड़ा बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो टेक्निक्स में, सराउंडिंग्स में उसको कोई अलग कंडीशन नहीं है। It quickly establishes for the assessor that the student may acquire the services of a professional who will then be able to administer the necessary measures, either diagnose or a rule of presence of the disability. Means ये एक प्रोफेशनल द्वारा बनाया जाता है, उसी से असेस किया जाता है, वही इस टेस्ट को बनाता है, वही इस टेस्ट को असेस करता है और वही बच्चे की कंडीशन को बताता है कि क्या उसके अंदर कोई भी डिसेबिलिटी है या फिर आगे इन फ्यूचर होने के चांसेस हैं, इस तरह से। नेक्स्ट हम देखते हैं through often they are a part of the same process, it is important to distinguish between screening, evaluation and assessment। ये एक ही प्रोसेस के पार्ट है, तो ये ज़रूरी है कि आपको स्क्रीनिंग, इवेल्यूशन और असेसमेंट में फ़र्क पता हो। स्क्रीनिंग includes activity to identify children who may need further evaluation order to determine the existence of a delay in development or a particular disability। यानी कि स्क्रीनिंग आपको बताता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चे को कोई अलग कंडीशन तो नहीं है, बच्चे को फर्दर टेस्टिंग की ज़रूरत है या नहीं है, ये स्क्रीनिंग से पता चलता है।
स्क्रीनिंग हमें इवेल्युएट करने में हेल्प करती है बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ को, ओवरऑल डेवलपमेंट को इन ऑल द एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट, रेफरल के बारे में बात करें तो इट इज़ एन इनिशियल रिक्वेस्ट टू कंसीडर अ स्टूडेंट फॉर अ स्पेशल एजुकेशन इवेल्युएशन। रेफरल होता है कि हमने किसी बच्चे में थोड़ा सा देखा कि इधर उधर है इसका आदतें या फिर इसकी हैबिट्स या फिर इसकी परफॉर्मेंस, तो हम जाके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने बच्चे का टेस्ट करवाओ। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था 4.1 में कि बच्चा डेस्क पे बैठा है, लास्ट डेस्क पे उसको नहीं दिख रहा अच्छे से, वो अपने क्लासमेट से कॉपी कर रहा है, बोर्ड से देख के नहीं लिख पा रहा अगर वो लास्ट बेंच पे बैठता है तो उसकी टीचर ने उसके पेरेंट्स से कंसल्ट किया और उन्होंने कहा कि आप इस बच्चे का आई चेकअप कराओ, मेरे को ऐसा लगता है कि इसकी आइज वीक है क्योंकि ये लास्ट बेंच से नहीं दिख पा रहा है। तो टीचर ने क्या किया, टीचर ने पेरेंट्स के सामने इनिशियल रिक्वेस्ट रखी कि आप अपने बेटे का चेकअप करवाओ। तो ये किस में आता है, रेफरल में। नेक्स्ट, हम रेफरल के बारे में थोड़ा और पढ़ें तो इट इज़ यूजुअली फॉर क्लासरूम टीचर्स। मैंने आपको अभी जो एग्जांपल दिया वो भी एक क्लासरूम टीचर का ही एग्जांपल था। और पेरेंट्स टू मेक द इनिशियल रिक्वेस्ट, पेरेंट्स भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा बच्चा चल सही तरीके से नहीं रहा, या फिर वो सहारा ले रहा है, या फिर वो हम रेंडम बात करते तो वो रिएक्ट नहीं कर रहा, यानी उसको हियरिंग में भी कोई दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट, दिस इज़ अ फॉलो अप ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये एक ऑब्जर्वेशन से पता चलता है रेफरल। जब भी कोई आपको कोई बोलेगा कि आप जाके चेकअप करा लो, तो ऐसे तो नहीं बोल देगा चलते फिरते चल जाके अपनी आंखें चेक कराओ, नहीं ना। उसको ऐसे सिम्टम्स दिखेंगे या फिर उसको दिखेगा कि हाँ इसको कोई दिक्कत हो रही है किसी एक्टिविटी में, तो ही तो कहेगा। और वो दिखेगा कैसे, जब वो उसको ऑब्जर्व करेगा। टीचर, मोस्ट ऑफ द टीचर और पेरेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि वो बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ इनिशियल इंप्रेशंस अबाउट द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस दैट कॉजेज कंसर्न। अब काफ़ी सारा बच्चा परफॉर्म करता आ रहा है पूरे अकेडमिक्स में, पूरे सेशन में, तो फिर टीचर ने उसके परफॉर्मेंस को एक साथ रख के देखा, फिर उसे पता चला कि बच्चे में कंसर्न का कोई पॉइंट है। नेक्स्ट, वंस स्टूडेंट्स हैज बीन आइडेंटिफाइड, अगर एक बार स्टूडेंट आइडेंटिफाई कर दिया जाता है बाय द क्लासरूम टीचर, जैसे मैंने आपको ये वीक आइज का एग्जांपल दिया था, टीचर ने आइडेंटिफाई कर लिया बच्चे को ऑब्जर्वेशन से कि अब क्लास में तो बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, हम जनरल स्कूल की बात करें तो 30, 35, 40 बच्चे तो आराम से क्लास में होते हैं, बट टीचर ने ऑब्जर्व किया कि ये एक पर्टिकुलर बच्चा है जिसको नहीं दिख रहा। कैसे, टाइम लगेगा ना 40 बच्चों में उसे ऑब्जर्व करने के लिए, तो टीचर ने उसको ऑब्जर्व किया। बट एक बार ऑब्जर्व कर लिया, एक बार वो आइडेंटिफाई हो गया कि हाँ ये वो बच्चा है शोइंग साइंस ऑफ डिसेबिलिटी, कि वो डिसेबिलिटी के साइन शो कर रहा है, जिसमें मैंने आपको आइज वीकनिंग का एग्जाम्पल दिया। ऐसे क्या पता उसको सीपी हो, धीरे धीरे उसको अपने पोस्चर में या अपने बैठने में, उठने के तरीके में, स्टेयर्स अप डाउन करने में, डेस्क से उठ के बाहर आने में, बाहर से अंदर आने में दिक्कत हो रही हो। अब हमें पता चल जाता है एक बार आइडेंटिफाई करने के बाद रेफरल का प्रोसेस बिगन हो जाता है, यानी टीचर ने आइडेंटिफाई कर लिया। अब वो पेरेंट्स को बुला के पेरेंट टीचर मीटिंग में रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने बच्चे का चेकअप कराओ, ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्लासरूम में। द स्टेजेस थ्रू विच प्रोसेस कंप्लीट आर एज फॉलोज। अब पूरा का पूरा प्रोसेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पॉइंट्स, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि क्या प्रोसेस रहता है। क्लासरूम टीचर आइडेंटिफाइज स्टूडेंट विद डिफिकल्टीज, मैंने आपको बताया कि किस बच्चे को क्या दिक्कत है, टीचर आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद क्लासरूम टीचर कैरीज आउट इनफॉर्मल असेसमेंट। अब टीचर सपोज आपको कोई भी आके कहे, आपको छोटे बहन भाई के बारे में आके कहे कि इसकी आइज वीक है, इसकी आंखें चेक कराओ, इसको डॉक्टर के दिखाओ, तो आपको कितना गुस्सा आएगा ना। तो टीचर ने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस बच्चे को दिक्कत है, बट पेरेंट्स के सामने डायरेक्ट ऐसा कह देने से कि इसको पहले डॉक्टर के पास चेक कराओ, उससे पहले टीचर एक इनफॉर्मल असेसमेंट कंडक्ट करती है, जिससे उसे कंफर्म होता है कि हाँ कंसर्न का पॉइंट है, मेरे को पेरेंट्स के साथ, इस बच्चे के पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करना चाहिए। तो टीचर आइडेंटिफाई करने के बाद एक इनफॉर्मल असेसमेंट कंडक्ट करती है। इसके बाद अब इनफॉर्मल असेसमेंट कैरी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, टीचर कलेक्ट्स डाटा रिगार्डिंग द स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद एन एनालिसिस। अब टीचर के पास एक प्रूफ हो गया, एक डाटा हो गया कि अगर वो पेरेंट्स को कह रही है कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर के पास कंसल्ट कराओ, तो पेरेंट्स पूछेंगे ना, आप मैम ये किस बिहाफ पे कह रहे हो, किस बिहाफ पे आप मेरे बच्चे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, उंगली उठा रहे हो। तो टीचर को भी एक प्रूफ की ज़रूरत होती है, तो टीचर डाटा कलेक्ट करेगी एनालिसिस के थ्रू, जो उन्होंने इनफॉर्मल असेसमेंट कंडक्ट किया उसके थ्रू। उसके बाद टीचर कंसल्ट स्कूल काउंसल्स और स्पेशल एजुकेटर फॉर द फर्दर टेस्टिंग। उसके बाद टीचर, जिसमें आपको पेरेंट्स का कि पेरेंट्स को रिक्वेस्ट की
बट टीचर पहले हो सकता है कि स्कूल के स्पेशल एजुकेटर से रिक्वेस्ट करे, वहाँ के प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करे, मतलब कि आगे इनिशियल रिक्वेस्ट रखी गई है कि इस बच्चे का मेरे को लगता है कि ये थोड़ा लैग बिहाइंड है या फिर इसको कोई अलग कंडीशन है, तो उसने आगे इनिशियल रिक्वेस्ट रखी स्पेशल एजुकेटर को या फिर पेरेंट्स को या फिर प्रिंसिपल मैम को, प्रिंसिपल सर को, कि इस पर फर्दर इस तरह से एक बार इसको एनालाइज किया जाए। नेक्स्ट, स्टूडेंट रेफर एड असेसमेंट एंड रिपोर्ट सॉर्ट। उसके बाद उसकी रिपोर्ट्स आती हैं, मतलब उसका फर्दर टेस्टिंग की जाती है कि उस बच्चों को क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है तो किस लेवल की है, ये सब पता चलता है। उसके बाद लास्ट स्टेप रहता है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड प्रोविजन सर्विसेज। वो रिपोर्ट्स आ जाती है, फिर उन रिपोर्ट्स को स्टडी किया जाता है एक स्पेशल एजुकेटर के थ्रू, प्रोफेशनल के थ्रू, थेरेपिस्ट के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू, जनरल टीचर के थ्रू। पूरा एक टीम उस रिपोर्ट्स को इंटरप्रेट करती है, समझती है और फिर उस पर प्रोविजनल सर्विसेज यानी उसको जो जो सर्विसेज की नीड है, जो जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो उसको प्रोवाइड की जाती है। तो इसी के साथ हमारा 4.2 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने स्क्रीनिंग और रेफरल के बारे में पढ़ा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनिंग और रेफरल, इसमें से एक क्वेश्चन तो कंफर्म बनता है, तो अच्छे से समझते हुए चलना। तो अब हम शुरू करेंगे 4.3, जिसमें हमें समझना है इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड द कम्युनिटी, यानी कि पेरेंट्स और कम्युनिटी का क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है बच्चे के लिए। तो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन अ चाइल्ड्स एजुकेशन, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बच्चे की एजुकेशन में इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। कौन कौन से एरियाज में? कॉग्निटिव यानी मानसिक रूप से, फिर लैंग्वेज कि उसकी भाषा क्या है, एंड सोशल स्किल्स कि उसके अंदर कितने हद तक सोशल स्किल्स डेवलप हुए हैं, उसे क्या आता है और क्या नहीं आता। न्यूमरस स्टडीज़ इन दिस एरिया हैव डेमोन्स्ट्रेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली इंटरेक्शन। काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई हैं, रिसर्चेज हुई हैं जिसने इम्पॉर्टेंस बताई है फैमिली इंटरेक्शन की। किसके लिए? बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। एंड इन्वॉल्वमेंट इन द ईयर्स प्रायर टू एंटरिंग स्कूल्स, और जब स्कूल में बच्चा एंटर होता है उस टाइम पे क्या क्या चीज़ों, मतलब किन किन चीज़ें की वजह से बच्चों के डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं, थोड़ा और पढ़ लेते हैं पेरेंट इन्वॉल्वमेंटिंग के बारे में। तो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट मे बी डिफरेंट फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। कल्चर अलग अलग हो सकता है, जैसे कि आपको पता होगा पहले के टाइम पे फादर और डॉटर का रिलेशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता था, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते थे वो लोग। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, फादर और डॉटर फ्रेंड्स बन के भी रहते हैं, पेरेंट्स और बच्चे फ्रेंड्स बन के रहते हैं, जो पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। तो पेरेंटिंग इन्वॉल्वमेंट कल्चर टू कल्चर वेरी करता है, सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है कि आप एक नैरो माइंडेड सोसाइटी में रहते हो या फिर आप एक ओपन माइंडेड सोसाइटी में रहते हो। नेक्स्ट, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट में हैव डिफरेंट टाइप्स। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी अलग अलग तरीके से होता है, which might have different influence on academic performance of the students, educational outcomes. Of course, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट जैसा होगा वो बच्चे के अकेडमिक्स पे भी अफेक्ट डालेगा, कि क्या पता जिसके पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे हो उसका चाइल्ड ज़्यादा एक्टिव होता है स्टडीज़ में, क्योंकि उसके पेरेंट्स उससे क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हारे कितना सिलेबस हो गया, कितना नहीं हो, ये सब पेरेंट्स क्वेश्चन पुट करते हैं। तो चिल्ड्रन के पास भी एक रीज़न होता है कि हाँ मेरे को करना है क्योंकि मम्मी मेरे से शाम को पूछेंगी। नेक्स्ट, पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स एजुकेशनल आउटकम्स। जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसका काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है बच्चों के आउटकम पे। अगर किसी पेरेंट्स की ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, वो बहुत पढ़ लिखे, सपोज किसी का पेरेंट डॉक्टर है, किसी के मम्मी पापा डॉक्टर है, तो बच्चे को रहते हैं कि मेरे मम्मी पापा डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर बनूंगा, मैं भी इनके जैसा बनूंगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट कैटेगराइज इनटू 4 ब्रॉड स्टैंडर्ड। स्टार ब्रॉड स्टैंडर्ड में पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट को डिवाइड किया गया है। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल, चिल्ड्रन स्कूल बेस्ड एक्टिविटी, स्कूल बेस्ड एक्टिविटी होती है उसमें भी पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है। होम बेस्ड एक्टिविटी होती है उसमें भी पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। डायरेक्ट पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन एकेडमिक एक्टिविटीज़ ऑफ चिल्ड्रन, यानी पेरेंट्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है एक तरफ को, और दूसरी साइड की पेरेंट्स का इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। पेरेंट्स का एक तरफ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है बच्चे के एकेडमिक्स में और एक इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहता है। नेक्स्ट, पेरेंटल कोलैबोरेशन इज नॉट ओनली बेनिफिट फॉर द चिल्ड्रन, दे आर ऑल्सो पॉसिबल गेन्स फॉर ऑल पार्टीज। फॉर इंस्टेंस, यानी कि अगर पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है तो ये सिर्फ बच्चे के लिए बेनिफिशियल नहीं, सबके लिए है। सपोज पेरेंट टीचर मीटिंग क्यों कंडक्ट की जाती है? ताकि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहे, उन्हें पता चले उनका बच्चा क्या कर रहा है।
टीचर को भी आसानी होती है, क्योंकि वो अपने जो उसने उस चाइल्ड के साथ एक्सपीरियंस किया वो पेरेंट्स के साथ डिस्कस करती है। अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी पेरेंट्स के थ्रू मिल जाता है। नेक्स्ट अब हम आगे चले। अब आपको ये थ्योरी में गिवन है, बट ऑफकोर्स आप खुद भी लिख सकते हो कि किसी बच्चे की ग्रोथ में उसके पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल है। हमारे खुद की ग्रोथ में हमारे पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल है। हमारे संस्कार हमारे पेरेंट्स से आते हैं, हमारे बोलने का तरीका, हमारा रहन सहन का तरीका, सब कुछ हमें पेरेंट्स से ही तो मिले, क्योंकि हम उन्हें देख देख के बड़े हुए हैं। तो ये पॉइंट्स आप अपनी तरफ से बना के भी लिख सकते हो कि बच्चे की एक ग्रोथ में, डेवलपमेंट में पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल रहता है। नेक्स्ट, पेरेंट इंक्रीजेज इंटरेक्शन विद द चिल्ड्रन, बिकम मोर रिस्पॉन्सिव एंड सेंसिटिव टू देयर नीड्स एंड कॉन्फिडेंट पेरेंटिंग स्किल्स। अब बहुत सी बात है, कोई पेरेंट अपने बच्चों से बात ही नहीं कर रहा है तो उनके बीच अंडरस्टैंडिंग कैसे रहेगी, कोऑर्डिनेशन कैसे रहेगा, कंफर्ट कैसे रहेगा। तो जितना ज़्यादा पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, इंटरेक्शन होगा अपने बच्चों से, उतना ज़्यादा वो बच्चे की नीड्स को समझ पाएंगे और बच्चा कॉन्फिडेंट फील करेगा अपनी ज़रूरतें बताने में। नेक्स्ट, एजुकेटर्स एक्वायर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैमिलीज कल्चर। जो आपको पढ़ा रहा है या फिर जो एजुकेटर है आपको उसको अच्छे से पता होना चाहिए आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका फैमिली कल्चर क्या है, क्योंकि कुछ कुछ कल्चर के अकॉर्डिंग वेरी करती हैं, कुछ आदतें, कुछ रूटीन, तो उसके अकॉर्डिंग चलना रहता है। मोर कंफर्टेबल एट वर्क एंड इम्प्रूव देयर मोरल। ऑफकोर्स आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका मोरल बूस्ट होगा, आप अपने कल्चर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, क्योंकि आपने वही चीज़ें घर में सीखी, वही चीज़ें आप स्कूल में भी सीख रहे हो। नेक्स्ट, स्कूल्स में इन्वॉल्विंग पेरेंट्स एंड कम्युनिटी टेंड टू एस्टेब्लिश बेटर रेपुटेशन इन द कम्युनिटी। ऑफकोर्स जो स्कूल्स या फिर कॉलेजेस या फिर इंस्टीट्यूट्स या फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंटिंग को, कम्युनिटी को, सोसाइटी को इन्वॉल्व रखते हैं, उनकी ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन होती है, क्योंकि वो बच्चे को मल्टीपल वेज से कनेक्टेड रख रहे हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं, The role of a community towards a disabled individual can be easily elaborated if the emphasis on creating the friendly relationship with pure intent and understanding। ऑफकोर्स ये बात है, अगर कम्युनिटी खुद बच्चे की डेवलपमेंट में एक अच्छा रोल प्ले करना चाहती है तो हम उसको इम्पोर्टेंस बता सकते हैं फ्रेंडली रिलेशनशिप, फ्रेंडली सराउंडिंग्स की। अगर बच्चा है उसे पता है कि वहाँ पे वो आंटी है, मेरे को ऐसे ऐसे जाना है, नहीं तो फिर वो मेरी मम्मी को कंप्लेन कर देगी, तो बच्चा अपनी ज़रूरतों को या फिर अपनी इच्छाओं को प्रकट कैसे करेगा, कैसे दूसरों के सामने रखेगा। तो इसलिए एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट, फ्रेंडली नेचर होना बहुत ज़रूरी है। जो काफ़ी चीज़ें रहती हैं जैसे कि डिसेबल्ड पर्सन को लेके चलते हैं, तो आजकल तो काफ़ी अवेयरनेस है, बट पहले पेरेंट्स अपने बच्चों को घर पे छुपा के रखते थे। किस वजह से? सोसाइटी के प्रेशर से। उन्हें अच्छा लग रहा है उनका बेटा या बेटी घर में बंद है क्योंकि वो डिसेबल्ड है, उन्हें अच्छा नहीं लगता, मगर वो ऐसा करते थे। किस लिए? फैमिली की वजह से। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी से सपोर्ट मिलता ही नहीं था उनको। नेक्स्ट हम चलते हैं, वन ऑफ द मेजर स्टेप टुवर्ड्स अ कोलैबोरेटिव कम्युनिटी। सारे मिलजुल के रहे, एक कोलैबोरेटिव कम्युनिटी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि हम टीचर्स को ट्रेन करें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजिंग डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स। टीचर्स जो डिसेबल्ड पर्सन को हैंडल कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको सोशलाइजेशन सिखाएं। वो नहीं सिखाएं कि तुम बाहर जाके अपना हक मांग सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम डिसेबल्ड हो तो तुम अपना हक नहीं मांग सकते, या फिर तुम्हारे पास ये राइट्स नहीं है, या फिर तुम्हें हमेशा चुप रहना होगा। नहीं, उन्हें समझाना होगा। जो टीचर्स हैं, जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक डिसेबल्ड चिल्ड्रन को सपोर्ट करें, मोटिवेट करें और उससे समझाएं कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा अपना कोऑर्डिनेशन सोसाइटी में दो। नेक्स्ट इसी के साथ यही आपको पेरेंट और कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट में यही लिखना है कि पेरेंट्स किस तरह से सपोर्ट करते हैं, कम्युनिटी किस तरह से सपोर्ट करती है। इतना आपने खुद ने अपनी सराउंडिंग्स में देखा होगा, डिप्लोमा कर रहा है, अपनी इंटर्नशिप के टाइम पे भी देखा होगा, या फिर बचपन से आप सुनते आ रहे हो कोई डिसेबल्ड हो तो उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाता है, कहीं पर कैसा ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इधर आप पॉइंट्स अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। बाकी नोट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये भी पढ़ सकते हो। कुछ पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। नहीं तो ये टॉपिक एक ऐसा है जिसमें से आप अगर अपने खुद के व्यूज़ लिखोगे ना तो आपको आंसर का तो बन ही जाएगा, लेकिन आपको खुद को भी क्लैरिटी होगी कि अच्छा हमारे सराउंडिंग में ऐसा है, पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं, सोसाइटी ऐसी है डिसेबल्ड बच्चों को लेके। तो आप अपने खुद के व्यूज़ भी इस वाले टॉपिक में ऐड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि थियोरेटिकल नॉलेज के वही पॉइंट्स लिख के आने हैं। तो इसी के साथ हमारा 4.3 कंप्लीट होता है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जहाँ आते हैं हम 4.4 में, जिसमें आएगा रोल ऑफ स्पेशल टीचर एजुकेटर इन अर्ली इंटरवेंशन एंड रिलेटेड मैटर्स। यानी कि किसी भी स्पेशल एजुकेटर का क्या रोल रहता है अर्ली इंटरवेंशन में। मैंने आपको अर्ली इंटरवेंशन बताया 4.1 में कि क्या होता है जब बच्चे का हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, उसकी कमियों का पता लगा लेते हैं,
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहता है अर्ली इंटरवेंशन का, जिसमें हम बच्चे को उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अर्ली इंटरवेंशन में स्पेशल एजुकेटर का क्या रोल रहता है, हमें ये चीज़ 4.4 में पढ़नी है। नेक्स्ट तो हम शुरुआत करते हैं। स्पेशल एजुकेटर टीचर्स विल अ डिग्री इन स्पेशल एजुकेटर आर ट्रेन टू वर्क विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। यानी कि आप ये डिप्लोमा कर रहे हो, एक साल में डाइट का कोर्स भी होता है ना, जिधर हमें नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाना सिखाते हैं, बट आप इस कोर्स में आए, किस में आए, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में। क्यों? क्योंकि आपको सीखना था कि एक स्पेशली एबल बच्चे के साथ कैसा डील किया जाता है। तो टीचर्स को एक डिग्री प्रोवाइड की जाती है स्पेशल एजुकेशन में, जिसमें ट्रेन किया जाता है कि आपको चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को कैसे हैंडल करना है। नेक्स्ट देयर आर इवन स्पेशलाइजेशन विद इन द फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन फॉर स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज लाइक लर्निंग डिसेबिलिटी। अब आपको पता है ना, लर्निंग डिसेबिलिटी मैंने आपको ये यूनिट 3 में कराया है, इससे पहले वाले वीडियो में ही। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या क्या होती है, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिस्फ्रेक्सिया। तो काफ़ी सारी स्पेसिफिक कंडीशंस रहती हैं जिसमें से हम एक लर्निंग डिसेबिलिटी एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसको कोप अप एक स्पेशल एजुकेटर ही करवा सकता है। जैसे नॉर्मल टीचर को कह देगा कि ये मैथ्स में बहुत वीक है, लेकिन क्या पता डिसकैल्कुलिया वाली कंडीशन हो स्टूडेंट को, तो एक स्पेशल एजुकेटर का रोल होता है कि वो कंडीशंस पहचान के उन कंडीशंस पे वर्क करे। जैसे कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी हो सकती हैं जो एक जनरल टीचर नॉर्मली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। नेक्स्ट स्पेशल एजुकेटर आर ट्रेन टू डिज़ाइन आईपी, कंडक्ट इनफॉर्मल असेसमेंट्स, आइडेंटिफाई चिल्ड्रन डिसेबिलिटीज, डिज़ाइन इंटरवेंशन। अब देखो, आपको मिला है ना लेसन प्लान बनाने के लिए। ऑफकोर्स अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो या बीएड कर रहे हो स्पेशल एजुकेशन में, तो आपको आईपी बनाना होगा, लेसन प्लान बनाना होगा, बच्चों के लिए टीएलएम्स बनाने होंगे। क्यों? क्योंकि आप एक स्पेशल एजुकेटर बनने जा रहे हो, आपका काम है ये सारा करना। ये काम जनरल टीचर नहीं कर सकती, स्पेशल एजुकेटर ही एलिजिबल है इस काम के लिए, वही इस काम को कर सकते हैं क्योंकि उसने ये काम सीखा है। आप लेसन प्लान बनाना सीख रहे हो तो आप ही कर सकते हो। तो स्पेशल एजुकेटर का रोल रहता है कि आईपी बनाए, इनफॉर्मल असेसमेंट्स कैरी करे, बच्चों को आइडेंटिफाई करे जो जो उनको डिसेबिलिटी है, उससे डिज़ाइन करे इंटरवेंशन, क्या क्या स्टेप्स लेना है वो भी डिसाइड करे। रेमेडियल प्रोग्राम यानी बच्चे को जो जो दिक्कत है उसकी दिक्कतों को सॉल्व करते हुए स्टेप्स ले। तो ये सारा काम स्पेशल एजुकेटर का रहता है। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं पर्पस ऑफ इंटरवेंशन, यानी कि जो हम करेक्शन वाले स्टेप लेते हैं वो क्यों लेते हैं, ताकि हम आइडेंटिफाई करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस, ताकि हम करिकुलम और इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस जो जो हमें बच्चे को काम कराना है वो आइडेंटिफाई कर सकें। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमें बच्चे की कंडीशन पता होगी, लेवल पता होगा, सीवीआईटी पता होगी, तभी तो कर पाएंगे। नेक्स्ट डेवलपिंग न्यू एंड मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग प्री स्कूल करिकुला, यानी कि जो एग्जिस्टिंग करिकुला है उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशंस कर सके, कुछ ऐड कर सके, कुछ सब्ट्रैक्ट कर सके। नेक्स्ट अप्रोप्रिएट टीचिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जिस टीचर के जो स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है वो हम प्रोवाइड कर सके। इस्टेब्लिशिंग द एफिकेसी ऑफ एग्जिस्टिंग प्री स्कूल करिकुला की बच्चे का जो करिकुला है जो वो पढ़ रहा है वो एफिशिएंटली वर्क करे, उसको वो समझ सके, उसको वो सीख सके। नेक्स्ट डेवलपिंग एंड वैलिडेटिंग अर्ली असेसमेंट टूल्स की, जो बच्चे के लिए अर्ली असेसमेंट टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं उनका वैलिडिटी बढ़ाए, उनको अच्छे से यूज़ करें, यूज़ देम टू देयर फुल एक्सटेंट। तो अब नेक्स्ट आता है अर्ली इंटरवेंशन पे, जिसमें आपने आगे को, ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली इंटरवेंशन, यही कुछ टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। बाकी अगर हम आप अर्ली इंटरवेंशन वापस से पढ़ना चाहो तो कोई भी एक पॉइंट पढ़ सकते हो इसमें से। सपोज जैसे कि ये पॉइंट ले लेते हैं, अर्ली इंटरवेंशन अप्लाइज टू चिल्ड्रन फॉर ऑफ स्कूल एज और यंगर हु आर डिस्कवर्ड टू हैव एट अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग हैंडीकैप कंडीशन और अदर स्पेशल एजुकेशन अफेक्टेड डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था वही सेम चीज़ लिखी हुई है कि बच्चे की अर्ली एज में, स्कूल एज में या फिर यंगर एज में बच्चे को जो रिस्क फैक्टर्स है या फिर जो उसको कंडीशन है या फिर जो उसकी डेवलपिंग कंडीशंस है उनको आइडेंटिफाई करके उस पर वर्क किया जाता है जो अफेक्ट करता है बच्चे की डेवलपमेंट को। ऑफकोर्स अगर अर्ली इंटरवेंशन किया जा रहा है उसको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, एडेप्टेशंस प्रोवाइड की जा रही है। क्यों? ताकि वो बच्चे की डेवलपमेंट में अफेक्ट कर सके एक पॉजिटिव मैनर में। नेक्स्ट जैसे कि इसमें एक और पॉइंट है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, टू इनहेंस द चाइल्ड्स डेवलपमेंट, चाइल्ड का डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसलिए। टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड असिस्टेंट टू द फैमिली, एक फैमिली को सपोर्ट दिखता है कि हाँ हमारे बच्चे के लिए ये चीज़ें हैं,
सपोज 40% जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाली चीज़ है, पेरेंट को सपोर्ट देते हैं कि हमारा बच्चा इतना डिसेबल्ड है तो उसको ये फ़ायदे मिल रहे हैं, उसको गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन मिल रहा है, उसको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, उसके लिए बहुत सारे राइट्स हैं, तो सपोर्ट मिलता है, असिस्टेंस मिलता है। नेक्स्ट, मैक्सिमाइज चाइल्ड एंड फैमिली बेनिफिट टू सोसाइटी। चाइल्ड और फैमिली का बेनिफिट मैक्सिमाइज किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, पहले की फैमिली ऐसे बच्चों को छुपा के रखती थी जो डिसेबल्ड होते थे, पर अब जब उन्हें पता चल रहा है कि उनके चाइल्ड को ऐसे ऐसे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, भगवान ने मतलब अगर वो किसी वजह से कि ऐसे ऐसे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, अगर कोई भी कंडीशन उसको है तो उसके लिए प्रॉपर राइट्स मेंशन किए गए हैं। अब आगे चलते हैं तो ये अफेक्टिवनेस ऑफ अर्ली इंटरवेंशन, फोकस ऑफ अर्ली इंटरवेंशन, जैसे कि इंटरवेंशन का फोकस किस चीज़ पे रहता है, स्क्रीनिंग पे, आइडेंटिफिकेशन पे, बच्चे को पहले एग्जामिन करो, फिर उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, फिर प्रिवेंशन करो कि बच्चे की वो डिसेबिलिटी बढ़े ना, फिर प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव एसेट्स की उसको ज़्यादा ज़्यादा पॉजिटिव एसेट्स प्रोवाइड करो, उसे कोई किसी टूल की ज़रूरत है, किसी असिस्टिव डिवाइस की ज़रूरत है, उसको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करो। इनहेंस द कैपेसिटी ऑफ फैमिली टू मीट स्पेशल एजुकेशन नीड्स, फैमिली की एबिलिटी को इन्हेंस करो कि वो अपने बच्चे की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं, इन्हें नोट्स में दे रखा है, इन लोगों ने सिलेबस में डाल रखा है, बट ऐसा कुछ प्रॉपर बहुत ही ज़्यादा न्यू टर्म कुछ पढ़ने की नहीं है, बहुत बेसिक है। इनफैक्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप ये पढ़ते चलोगे आपको तो भी समझ में आ जाएगा, इतना एक्सप्लेनेशन का भी नीड नहीं है, बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं। जैसे स्पेशल एजुकेटर का रोल क्या है बताओ, अब आप स्पेशल एजुकेटर बनने जा रहे हो, आपको पता है आपका रोल क्या है, इन्होंने थ्योरी में दे रखा है, इतना पढ़ने का है नहीं, इतना लंबा सिलेबस बना रखा है आज से ना, न्यू सिलेबस है, बट इसमें इतना कुछ डीप में बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स इस वाली यूनिट में तो नहीं आप पढ़ रहे हो, आपको खुद भी पता चल रहा होगा कि स्पेशल एजुकेशन टीचर का रोल क्या है। अब आप स्पेशल एजुकेटर बन रहे हो, आपको पता है ना आपका रोल क्या है, आईपी डिज़ाइन करो, बच्चों की दिक्कत आइडेंटिफाई करो, उनका असेसमेंट करो, उनको थेरेपिस्ट प्रोवाइड करो, उनके लिए लेसन प्लान बनाओ, उनके लिए टीएलएम बनाओ, उनको उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग टूल्स प्रोवाइड करो, जैसे कि इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज, इनेबल देम टू पार्टिसिपेट इंडिपेंडेंटली, उनको इंडिपेंडेंट बनाओ कि वो कम से कम अपनी एडियल एक्टिविटीज़ यानी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग अपने आप कर सके। हायर डिग्री ऑफ पॉसिबल बेस्ड ऑन असेसमेंट नीड्स की उसकी जो नीड्स है वो उसे दी जाए। बच्चे की फाइन मोटर्स में दिक्कत है तो उसके ब्रश पे कोई कपड़ा या टेप बांध के उसे मोटा बना दिया जाए ताकि बच्चा अच्छे से होल्ड करके ब्रश कर सके। तो ये सारी नीड्स का ध्यान रखिए, उनको एक इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोवाइड करने का अपना ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोवाइड कंसल्टेशन ऑफ कोर्स आप अपनी तरफ से कंसल्ट रहते हो बच्चे को लेकर, तो आप अपनी कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हो, सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, वर्क विद मेंबर ऑफ द आईपी टीम। एक जो आईपी बनता है ना, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान, इसकी एक प्रॉपर टीम होती है जिसमें पेरेंट्स होते हैं, क्लासरूम टीचर होती है, स्पीच प्रोवाइडर्स होते हैं, ऑक्यूपेशनल एंड फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं। तो इस सभी टीम के साथ मिलके एक बच्चे का आईपी बनाया जाता है। तो स्पेशल एजुकेटर का रोल है कि वो भी एक आईपी टीम का मेंबर है, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे आईपी बनाने के लिए। नेक्स्ट, क्रिएट ए प्रोग्राम गियर टू द एक्सेस नीड्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, प्रोग्राम इसे कंडक्ट करो, ऐसे इवेंट्स रखो जिसमें बच्चे की नीड्स के बारे में पता चले, एडेप्टिव टेक्नोलॉजीज, न्यू टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं डिसेबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए वो पता चले, प्रिपेयर एंड यूटिलाइज इक्विपमेंट एंड मटीरियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्किल्स, बच्चे को समझाओ कि वो टूल्स को कैसे यूज़ कर सकता है, जो इक्विपमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, आज की टेक्नोलॉजी के थ्रू हम काफ़ी सारी डिसेबिलिटी को काफ़ी सारे तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। तो जो मटेरियल, जो टूल, जो इक्विपमेंट्स गिवन है मार्केट में बच्चे को हम प्रोवाइड कर सकते हैं, वो प्रोवाइड करके उसका फुल एक्सटेंट तक यूज़ करो ताकि वो इक्विपमेंट का यूज़ भी हो सके और बच्चा उस डिसेबिलिटी के साथ अपनी इंडिपेंडेंट लिविंग जीने के लिए लायक बन सके। नेक्स्ट, कंडक्ट असेसमेंट कंडक्ट करो, फोकस करो लॉन्ग और शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। ऐसा नहीं कि हम सभी एट प्रेजेंट की नीड्स को देख के करते, नहीं। हम अभी पढ़ रहे हैं, क्या हम अपनी प्रेजेंट नीड को देख के पढ़ रहे? नहीं, हम अपनी फ्यूचर नीड्स को देख के अभी पढ़ रहे हैं कि हम अभी पढ़ेंगे तो हम इन फ्यूचर जॉब कर पाएंगे, इंडिपेंडेंट बन पाएंगे। तो ऐसे ही बच्चे की भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह की नीड्स को ध्यान में रख के हमें प्लान बनाना चाहिए, उसके साथ वर्क करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा 4.4 भी कंप्लीट होता है। तो हम शुरू करते हैं 4.5 जिसमें हमें सीखना है मॉडल्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन, होम बेस्ड एंड सेंटर बेस्ड। तो अर्ली इंटरवेंशन के दो मॉडल रहते हैं, होम बेस्ड और एक सेंटर बेस्ड।
इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन रेफर्स टू प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स टू एनहेंस द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। ये मैंने आपको ऊपर भी एक्सप्लेन किया है कि अर्ली इंटरवेंशन होता है कि हम प्लानिंग करते हैं, अलग अलग एडेप्टेशंस लेते हैं, मॉडिफिकेशंस करते हैं बच्चे की डिसेबिलिटी या फिर कंडीशन को देखते हुए बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। तो अब हम आगे चलते हैं, हम होम बेस्ड इंटरवेंशन की बात करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमें इस वाले सब टॉपिक में यही समझना है मेन। होम बेस्ड इंटरवेंशन इट इज़ अ कॉमन मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग इंटरवेंशन। द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड एंड फैमिली मेम्बर्स एट होम। आपको नाम से पता लग रहा होगा, होम बेस्ड इंटरवेंशन यानी कि सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं घर पे आके, यानी कि जो ट्रेनी है या फिर स्पेशल एजुकेटर है या फिर थेरेपिस्ट है, कोई भी प्रोफेशनल है, वो घर पे आके बच्चे को ट्रेन करता है साथ में उसके पेरेंट्स के। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चों की काफ़ी सीवियर कंडीशन होती है। ऐसा नहीं होता कि हम बच्चे को 1 घंटे 2 घंटे के लिए अपने सेंटर पे बुला लें और इतने में बच्चा सीख जाए, नहीं। जिन बच्चों की जैसी कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग इंटरवेंशन लेना पड़ता है। अगर हम घर पे जाके सिखाएंगे तो उसके पेरेंट्स देखेंगे, उन्हें समझ आएगा कि उस स्पेशल एजुकेटर के जाने के बाद भी उन्हें बच्चे के साथ कैसे डील करना है, उसके साथ कैसे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट अब हम आते हैं, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि अगर होम बेस्ड इंटरवेंशन का क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं कि आप डेफिनेशन लिख के आओगे आपको काम हो जाएगा, नहीं, आपको और पढ़ना होगा इसके बारे में। जैसे कि द प्रोफेशनल इंटरवेंट विजिट्स द होम, मैंने आपको बताया घर पे आता है चाइल्ड के, इंटरेक्ट्स विद द फैमिली मेम्बर से भी इंटरेक्ट करता है, ऑब्जर्व देयर रूटीन्स, रूटीन को ऑब्जर्व करते हैं कि अच्छा इस टाइम पे इनके घर पे ये होता है, इस टाइम पे ये होता है, बच्चे इस टाइम पे ये वाली हैबिचुअल है इस वाली चीज़ से, या फिर इस वाली एक्टिविटी में उसको हेल्प चाहिए होती है अपनी डेली रूटीन में। नेक्स्ट प्रैक्टिसेस कल्चरल एंड सोशल एक्टिविटीज़, ये सभी एक स्पेशल एजुकेटर देखता है। ही शी एस्टिमेट्स द अवेलेबल रिसोर्सेज, वो देखता है कि उसके सराउंडिंग्स में क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या घर के पास कोई पार्क है या नहीं है, उनके घर में कितना स्पेस है या नहीं है। नेक्स्ट सारे रिसोर्सेज देखता है। उसके बाद फाइनेंस देखता है कि फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, मटेरियल देखता है कि क्या क्या मटेरियल प्रोवाइडेड है। दिस हेल्प्स प्रोफेशनल टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ द चाइल्ड, ये हेल्प करेगा कि बच्चे का बैकग्राउंड के बारे में हम समझ सके, जान सके। ऑल्सो फाइंड आउट द स्ट्रेंथ एंड नीड्स ऑफ द चाइल्ड, ऑफकोर्स वो बच्चे को आके ऑब्जर्व करेगा, सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करेगा, तो उसे समझ आएगा कि बच्चे की ज़रूरतें क्या है, बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, बच्चे की वीकनेसेस क्या है। इफ़ द चाइल्ड नीड्स एनी मेडिकल हेल्प, अगर चाइल्ड को कोई भी मेडिकल हेल्प चाहिए है तो वो उसको अरेंज करवा सकता है। हर होम विजिट में हैव बीन रेफरल फ्रॉम प्राइमरी हेल्थ सेंटर वेयर द चाइल्ड्स मेडिकल नीड्स हैव बीन टेकन केयर ऑफ। हो सकता है कि वो अपने सेंटर से वो मेडिकल केयर प्रोवाइड करे, या फिर उसको मेडिकल केयर उसके घर में ही पूरा सेटअप बना दे, कुछ ना कुछ अपनी साइड से जैसे भी वो कर सकता है उस तरह से वो स्टेप्स लेगा। उसके बाद आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द फैमिली एंड इट्स इन्वायरमेंट असेसिंग द चाइल्ड, जब वो उसके सराउंडिंग्स को समझ लेता है, फैमिली को, इन्वायरमेंट को, पीयर ग्रुप को, सब चीज़ को समझ लेता है, उसके बाद वो बच्चे को एसेस करता है, उसको मेडिकल इंटरवेंशन मिल रही है नहीं मिल रही, इस चीज़ को इंश्योर करता है। एक्विजिशन ऑफ सुटेबल हियरिंग एड्स, अगर उसको जो भी दिक्कत है, हियरिंग एड की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करवाता है, ग्लासेस की ज़रूरत है वो प्रोवाइड कराता है, कोई मोबिलिटी एड चाहिए उसको वो प्रोवाइड कराता है। होम ट्रेनर फोकसेस ऑन द ट्रेनिंग एस्पेक्ट्स, जो होम ट्रेनर होता है वो ट्रेनिंग पे भी काफ़ी अच्छा ध्यान देता है। शी वर्क्स विद द पेरेंट्स टू प्रोमोटाइज द ट्रेनिंग नीड्स, पेरेंट्स के साथ भी वर्क किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रेनिंग करवा के चला गया इज़ नॉट इनफ, उसे पेरेंट्स को बताना होगा कि मैं ये करवा के जा रहा हूँ, आपको मेरे पीछे से ये एक्टिविटीज़ करवानी होंगी ताकि उस ट्रेनिंग का असर लॉन्ग लास्टिंग रहे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो हैविंग टॉट द पेरेंट्स हाउ टू डू वेरियस ट्रेनिंग एक्टिविटीज़, पेरेंट्स को सिखाएंगे कि अलग अलग वेरियस एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म करी जाती हैं, क्योंकि ऑफकोर्स पेरेंट्स जो है वो प्रोफेशनल नहीं है, क्या पता वो गलत तरीके से कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर दे, इसलिए पेरेंट्स को भी सिखाया जाता है कि कौन सी एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करनी है चाइल्ड के साथ। उसके बाद जो ट्रेनर होता है वो पीरियोडिक विजिट्स करता है घर पे, जिससे बच्चे को ऑब्जर्व कर सके। स्टार्टिंग में वो रोज आएगा, फिर वो एक दिन छोड़ के एक दिन आएगा, फिर वो वीकली आएगा, इस तरह से वो बट अपनी विजिट को कंटिन्यू रखता है पीरियोडिकली एक पर्टिकुलर पीरियड के अकॉर्डिंग, कि उसे समझ आ सके मैं इस बार आया, जब मैं अगले वीक आऊँगा तो बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए। नेक्स्ट दीज विजिट्स कुड वेरी फ्रॉम 1 to 3 टाइम्स अ वीक, जैसे मैंने आपको बताया वेरी करती रहती है, वो मंथ में एक बार आ रहा है, वीक में एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, ये वेरी करता है बच्चे की कंडीशन पे, उसके वो किस तरह से टास्क को कर रहा है, किस तरह से इम्प्रूवमेंट है इन सब चीज़ों पे। नेक्स्ट शी ऑल्सो मेंटेन अ रिकॉर्ड, अ सिंपल फॉर्म रिकॉर्ड भी एक मेंटेन किया जा सकता है।
हर असेसमेंट ऑफ द चाइल्ड प्रोग्रेस एंड प्रेजेंट एक्टिविटीज हैज़ बीन कैरिड आउट कि बच्चे का पहले क्या था, अब क्या है और इन फ्यूचर हमें क्या गोल्स अचीव करने हैं। एंड इसका ये भी फ़ायदा रहता है होम बेस्ड का कि पेरेंट्स हर टाइम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक ट्रेनी क्या करवा रहा है उनके बच्चों को, तो उनको अपने ही बच्चे में माइनर इम्प्रूवमेंट्स भी दिखेंगी, क्योंकि पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा निराश रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही। उन्हें पता होता है कि ये एक लॉन्ग टर्म मेथड है, काफ़ी देर में इम्प्रूवमेंट दिखती है, बट हाँ अगर वो बच्चे को रोज़ परफॉर्म करते हुए देखते हैं ट्रेनिंग के साथ तो उनको भी एक मोटिवेशन, एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती है। नेक्स्ट अब हम आते हैं सेंटर बेस्ड। अब सेंटर बेस्ड में आपको नाम से पता लग रहा है इसमें चाइल्ड सेंटर पे विजिट करता है। होम बेस्ड में ट्रेनी चाइल्ड के घर पे आता है और सेंटर बेस्ड में चाइल्ड ट्रेनी के सेंटर में जाता है। दिस इज़ अ सिस्टम वेयर द पेरेंट्स टेक द चाइल्ड टू द सेंटर में बच्चे को लेके जाते हैं, वेयर ट्रेनिंग इज़ प्रोवाइडेड, जहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। जैसे आपको पता होगा बहुत सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं जहाँ पे डिसेबल्ड बच्चे को लेके जाया जाता है और वहाँ पे उसे काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स, एक्टिविटीज़ और थेरेपीज़ वगैरह, OT वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। एट द सेंटर अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग अ डॉक्टर, ऑडियोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, स्पेशल एजुकेटर। एक सेंटर पे कोई वो प्रॉपर सेंटर है, एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है, फिर कोई क्लिनिक है डिसेबिलिटी का प्रॉपर सेंटर है, तो ऑफकोर्स वहाँ पर सारी चीज़ें होंगी, तो साथ में सारे एक्सपर्ट्स भी होंगे। एक बच्चे को एनालाइज कोई एक बंदा नहीं कर सकता है, काफ़ी पूरी टीम होती है। स्पीच थेरेपिस्ट अलग होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अलग होता है, स्पेशल एजुकेटर अलग होता है, डॉक्टर्स अलग होते हैं, तो ऐसे सारे पूरी टीम उस बच्चे को एसेस करती है। तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट जानने वाली चीज़ है वो ये है कि 3 वेज होते हैं सेंटर बेस्ड इंटरवेंशन के, और वो 3 तरीके कौन से होते हैं, ध्यान से समझ रहे हैं तीनों पॉइंट को। 1, 2, 3 कौन कौन से होते हैं। पहला, ईच मेंबर ऑफ द एक्सपर्ट टीम मीट्स द पेरेंट एंड द चाइल्ड एंड प्रोवाइड द इंटरवेंशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरी एक टीम होती है, सपोज टीम में 5 मेंबर है, तो पाँचों मेंबर इंडिविजुअली पेरेंट से मिलेंगे और अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। ठीक है, पहले एक मेंबर जाके मिलेगा, दूसरा मेंबर जाके मिलेगा, इस तरह से अलग अलग बंदे जाके पेरेंट्स से मिलेंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पर्सपेक्टिव, अपने थॉट्स या फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। नेक्स्ट मेथड होता है जहाँ पे द टीम ऑफ एक्सपर्ट्स कलेक्टिवली अटेंड्स द चाइल्ड एंड फैमिली प्रोवाइडेड इंटरवेंशन, जहाँ पे एक मीटिंग टाइप बैठाई जाती है, पांचों एक्सपर्ट्स बैठे होंगे, सामने पेरेंट्स बैठे होंगे और वो साथ में इंटरेक्ट करेंगे, यानी कि वो पांचों मेंबर साथ में ही पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। इंडिविजुअली कोई अलग अलग नहीं जाएगा, वो पांचों साथ में ही बैठ के उस बच्चे का असेसमेंट कर रहे होंगे। एंड लास्ट आता है ऑल एक्सपर्ट्स मीट एंड डिस्कस चाइल्ड केस एंड वन टीम मेंबर रिसीव्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस फ्रॉम ऑल एंड टर्न इंटरेक्ट्स विद द चाइल्ड एंड द फैमिली। मतलब कि जो पांचों एक्सपर्ट्स हैं वो बच्चे की रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे, आपस में डिस्कस करके एक नतीजे पे पहुंचेंगे और उन पांचों में से कोई एक मेंबर जाके उस नतीजे को पेरेंट को एक्सप्लेन कर देगा। समझ आ गई बात। पहले पॉइंट में क्या था कि पांचों अलग अलग जाके अपना पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, दूसरे में क्या था कि वो पांचों और पेरेंट्स साथ में बैठ के कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और तीसरे में क्या है कि पांचों प्रोफेशनल्स साथ में बैठेंगे अलग से पेरेंट्स के बिना, बच्चे की रिपोर्ट्स को स्टडी करेंगे, एक डिसीजन पे आएंगे प्रॉन्स एंड कॉन्स को देख के, उसके बाद वो एक डिसीजन उन पांचों में से कोई भी एक मेंबर जाके पेरेंट्स को एक्सप्लेन कर देगा। तो इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है होम बेस्ड इंटरवेंशन एंड यहीं पे 4.5 ख़त्म होता है, जहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट होता है।